हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने पेश किया 91,270 करोड़ का बजट। किसान कर्ज माफी के लिए 1,200 करोड़ प्रावधान। गुरुजी किचन योजना की होगी शुरुआत। कोरोना टीका पर भ्रम फैलाने को लेकर विपक्ष पर बीजेपी का हमला। कोरोना टीका पर विपक्ष न करे सियासत। प्रदेश में गिरता जा रहा राजनीति का स्तर। एनएमसीएच में कोरोना से हुए डॉक्टर की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री ने जताया शोक। विपक्ष को टीका नहीं लेने पर बोला हमला। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर घेरा। और देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी। गांवा प्रखंड मुख्यालय के पास हुआ प्रदर्शन। पीएम मोदी का फूका पुतला। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। बिहार में अपराधी लगातार बेखौफ होकर हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं अपराध पर रोकथाम के लिए एक तरफ पुलिस बिहार के सभी जेलों में एक साथ छापेमारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी के मधुबन बाजार में आनंद सिंह के मकान में चल रहे भारत माइक्रो फाइनेंस के ऑफिस में लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे अपराधी। बता दें कि नकाबपोश हथियार बंद अपराधी पहुंचे और बैंक के अंदर घुसकर हथियार के बल पर बैंक में रखे तिजोरी से लगभग 11 लाख रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। गिरती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जहां एक तरफ जेलों में छापेमारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों का आतंक अपने चरम पर है। अपराधियों की खुली चुनौती से क्या बिहार पुलिस ने हार मान ली है, या बिहार की कानून व्यवस्था अब सिर्फ भगवान भरोसे ही रह गई है? तो ये आलम आ चुका है कि हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास मधुबन थाना क्षेत्र में जो भारत फाइनेंस का कोई ब्रांच है उसमें एक लूट हुई है। उसी घटनास्थल पे मैं पहुंचा हूं और पूछताछ के क्रम में पता चला है, ब्रांच मैनेजर ने बताया कि 4 अपराधकर्मी थे जो अंदर प्रवेश किए थे लगभग 8:40 के आसपास, सुबह 8:40 आज ही। और उन्होंने पिस्टल दिखाकर इनके जो तिजोरी में रुपए थे कलेक्शन किए हुए लगभग 11 लाख रुपए, 10,95,975 रुपए, वो लूट के लेके गए हैं। 4 अपराधकर्मी दिख रहे हैं। हम लोगों की टीम जो है वो तुरंत जो भी संभावित अपराधकर्मी हो सकते हैं उनके विरुद्ध छापेमारी के लिए निकल चुकी है। शीघ्र ही हम लोग डिटेक्ट कर देंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बदमाशों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है, जहां जेल में छापेमारी की जा रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और देखिए यहां भी हद है कि जेल में तो बंदी उनको सजा पूरी भुगतनी है, लेकिन यहां पर भी उनको मोबाइल मिल रहे हैं, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जेल में भी। तो साफ तौर पर ये हम समझ सकते हैं, और ये पुलिस भी उदाहरण दे रही है कि अपराधियों के आगे क्या पुलिस भी नतमस्तक हो चुकी है अब, जहां जेल प्रशासन भी पूरी पूरी मदद कर रहा है, जहां देखा जा रहा है कि प्रदेश में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, बेखौफ हो चुके हैं, कोई भी जरा सा भी खौफ नहीं रह गया है पुलिस का। तो यहां पर साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि जरा सा भी अब डर नहीं रह गया है। अपराधी आते हैं, लूट की घटना को अंजाम देते हैं, हत्या की घटना को अंजाम देते हैं, फरार होकर वहां आसपास ही घूमते रहते हैं और खुलेआम चुनौती देते रहते हैं कि पकड़ सको तो पकड़ लो, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली, और अगर कुछ करेगी भी तो यहां पर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जेल में भी उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बल्कि उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो पटना में, राजधानी में, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, जहां पर तमाम मंत्री बैठे होते हैं दफ्तरों में, वहां पर ही कैसे आम जनता त्राही त्राही कर रही है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसकी वानगी बार बार देखने को मिल रही है। आए दिन शव मिलते हैं,
और जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि घटना को घटित हुए कई दिन बीत चुके थे। तो साफ अंदाजा लग रहा है कि पुलिस कितनी ज्यादा एक्टिव है। अगर पुलिस सक्रिय होती, सक्रियता बरतते हुए बदमाशों की धरपकड़ में लगती, तो इस तरह से अपराध बढ़ते नहीं, बल्कि अपराधियों में खौफ होता बिहार पुलिस का। लेकिन बिहार पुलिस का खौफ अपराधियों में है नहीं जरा सा भी। तो जिस तरीके से आतंक बढ़ रहा है, आसपास के लोग डरे सहमे हैं कि कब वो अपराधियों के हत्थे न चढ़ जाएं, क्योंकि पुलिस तो कुछ मदद करने से रही। जब पुलिस के पास लोग अपनी मांगे लेकर जाते हैं, अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, किसी के लापता होने की शिकायत लेकर जाते हैं, किसी की हत्या होने की शिकायत लेकर जाते हैं, तो पुलिस कुछ करती नहीं है। और पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, लगातार हम देख पा रहे हैं कि अपराधियों का खौफ देखा जा रहा है आम जनता में। पुलिस भी लग रहा है कि अब खौफ खा चुकी है अपराधियों से, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ देखा जा रहा है कि जेल में छापेमारी हो रही है, वहां पर मोबाइल पकड़े जा रहे हैं, सिम पकड़े जा रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं फिलहाल बंदियों को मुहैया कराई जा रही है, कैदियों को। लेकिन बाहर भी हम देख पा रहे हैं कि लूट की घटना को तुरंत अंजाम दिया जाता है, हत्या की घटना को तुरंत अंजाम दिया जाता है। तो क्या हो रहा है आखिर? क्या बिहार की पुलिस अब नतमस्तक हो चुकी है अपराधियों के आगे? आपने चुनाव के वक्त सुना होगा अंजलि कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन इन दिनों बिहार में अपराध है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सुस्त पड़ी हुई है, जिसका ताज़ा उदाहरण राजधानी पटना में देखने को मिलता है। बाकी जिलों की बात क्या करें, 40 जिलों की बात तो छोड़िए, राजधानी पटना का आलम यह है कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मैं आपको कल का एक उदाहरण बता रहा हूं कि एक महिला फ़ोन करती है वीआईपी न्यूज़ के संवाददाता को और गुहार लगाती है कि जब राजीव नगर थाने में वो एक व्यक्ति की शिकायत लेकर गई जो पिछले 1 महीने से उसको परेशान कर रहा है और 1 साल से रंगदारी मांगने की बात कर रहा है, और जब वो महिला राजीव नगर थाने जाती है तो उसको ये कहा जाता है झल्लाते हुए कि क्या आपको मैं बॉडीगार्ड बनकर चलूं, आपके लिए मैं बॉडीगार्ड बनकर चलूं। और वो महिला रिकॉर्ड नहीं कर पाती, रिकॉर्ड होता तो ये सारी चीज़ें मैं ऑन द स्क्रीन सुनाता। मतलब ये पटना पुलिस का बयान है, आप अंदाज़ा लगाइए। एफआईआर तो छोड़िए, एक सनहा छोड़िए, एक मतलब जो कहती है कि पटना पुलिस और मित्र जो है बनेंगे तभी जाकर के कानून का राज स्थापित होगा, अपराधियों का खात्मा होगा। अब सरकार ने बिजली दे दी है, बिजली से अपराधी भागते हैं, अंधेरा कायम होता है तभी अपराधी रहते हैं, लेकिन अब सरकार ने बिजली मुहैया कर दी, तमाम पोशाक योजनाओं से भरपूर कर दिया है, हाईटेक तरीके की बिल्डिंगें बनाकर दे दी गई है पटना में पुलिस को, बिहार पुलिस को हर तरीके की सुविधाएं हैं, जीप है, जिप्सी है, सब कुछ दे दिया है, हथियार से लैस कर दिया गया। फिर भी अपराधी का खौफ इस कदर है कि पुलिस जो है कुछ नहीं कर पाती है। दूसरी बात आप देखिए कि जिस तरह से बेऊर जेल के अंदर जो छापेमारी होती है, छापेमारी के अंदर से सिम कैसे निकलते हैं, बैंक के अकाउंट कैसे निकलते हैं, मोबाइल फ़ोन कैसे निकलता है, और जो मादक पदार्थ है वो कैसे निकल रहा है। यानी कि जेल प्रशासन भी फेलियर है। मतलब जेल के अंदर, जेल के बाहर ये तमाम खेल हो रहे हैं, सरकार के नाक के नीचे हो रहे हैं, क्योंकि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। और मुख्यमंत्री जब गृह विभाग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सरदार पटेल भवन में हमने करोड़ों रुपए की लागत से उनके लिए हाईटेक व्यवस्थाएं कर दी है। आप साइबर क्राइम तो छोड़ दीजिए, जो जनरल क्राइम है जिसको जाके आप पकड़ सकते हैं, जिसके नाम का वारंट है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब अंजलि साफ है कि बिहार में किस तरह से सरकार और कानून फेलियर है। और जिस कानून की बात लगातार मुख्यमंत्री करते हैं, आप देखिए कि राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर होता है, रुपेश सिंह हत्याकांड होती है, 30 करोड़ से ज़्यादा का सोना लूट होता है दरभंगा में, और हर दिन कहीं ना कहीं फिनांस कंपनियों से लूटपाट की घटना हो रही है। लेकिन ना तो अभी देखिए परसों की बात है कि भागलपुर की घटना है, जहां पर दवा की दुकान में गए एक व्यक्ति और बाहर डिक्की से 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। मतलब हर चौक चौराहे पर अपराधियों की पैनी नजर है, बशर्ते सीसीटीवी की पैनी नजर होनी चाहिए थी।
पुलिस प्रशासन की पैनी नजर होनी चाहिए थी। लेकिन अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है अंजलि, इसमें अब आम कुमार जनता भी गौतम, सहमे बार हुए हैं। बार सीसीटीवी पर भी फोकस किया जाता रहा है कि सीसीटीवी बिहार में लगवाया जाएगा। जब नीतीश कुमार आए एक बार फिर से सत्ता में, उन्होंने अपने एक बार फिर से घोषणा पत्र में यही दावा किया था और बार बार वो यही बात कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल कानून व्यवस्था दुरुस्त कितनी चल रही है तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी से लैस कर दिया जाएगा ये भी कहा था। तो सीसीटीवी तो कहीं नजर नहीं आते हैं, इक्का दुक्का कहीं अगर नजर आ गए बिहार में तो वो बड़ी बात है, और कहीं अगर लगे भी तो हैं वहां चल ही नहीं रहे, खराब पड़े हुए हैं। इसका भी खुलासा अंजलि तब होता है जब ये पता चलता है कि अपराध हो गया, और जब अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस कप्तान, एसएसपी साहब जब जाते हैं सीसीटीवी का फुटेज खंगाल ले, तो पता चलता है ये लीजिए ये तो बरसों से नहीं चल रहा। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि राजधानी पटना के नगर निगम क्षेत्र में, जहां पर जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन ये तमाम सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते हैं। और ये सीसीटीवी कैमरे कहाँ काम करते हैं? जिस व्यक्ति ने अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिए, महफूज होने के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उसको पुलिस खंगालती है। और सोचिए उससे उसकी बदनामी भी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति 25,000 या 30,000 रुपए खर्च करके सीसीटीवी लगाता है और उससे पुलिस जब सीसीटीवी मांगती है तो अपराधियों की दुश्मनी उससे हो जाती है, उसका इंटेंशन भी अपराधी निकालते हैं। लेकिन प्रशासन ने जो रुपए खर्च किए हैं सीसीटीवी में, वो कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। तो सीसीटीवी यानी कि जो पुलिस प्रशासन की जो तीसरी आंख है, वो तीसरी आंख काम नहीं कर रही है। पहले की दो आंखें पहले से बंद है अंजलि, और जो तीसरी आंख है वो काम नहीं कर रही। बिल्कुल यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना क्या होता है इन पूरे मामलों को लेकर के? कितनी एफआईआर दर्ज होती है कि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा है या फिर कोई हत्या की घटना घटित हुई है और पुलिस ने तुरंत उसमें एक्शन लेना शुरू कर दिया? अगर आसपास लूट की घटना भी घटित होती है तो पुलिस क्या उसमें तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देती है? देखिए, एकदम इसको अंजलि सहज तरीके से समझने की जरूरत है। यदि कोई आम व्यक्ति है वो थाने जाता है तो उसे बिना मुआवजा, अपने कहते हैं ना कि बिना कुछ दिए लिए आज भी काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार इस तरीके से लिप्त है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अगर आम व्यक्ति है तो उसकी एफआईआर लिख ली जाती है, उसके खिलाफ वो जो अनुसंधान है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए एक केस का एक आयु तैयार हो जाता है। बस वो खाना पूर्ति करता है। अगर उस व्यक्ति ने चोरी की, गुमशुदगी की या चोरी की घटना को की, बस वो एक महज एफआईआर होता है, उसके एवज में उसका रिजल्ट नहीं निकलता। दूसरी बात देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति हाई प्रोफाइल है तो, और जिस पर सरकार की निगाह है, जिस पर विपक्ष ने हमला किया है, उस पर पुलिस की थोड़ी ज़्यादा निगाह होती है, उस पर तत्परता ज़्यादा होती है, लेकिन उसको भी इन्वेस्टिगेशन कर पाने में बिहार पुलिस अभी भी सक्षम नहीं है। तीसरी बात कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी कानून को लेकर पटना पुलिस की फजीहत हो रही है, बिहार पुलिस की फजीहत हो रही है, तो उसमें दूसरे किसी अनुसंधान की तो चर्चा ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शराब तस्करी की चर्चा होगी, शराब तस्कर की चर्चा होगी। और भर दिन आप देखिए, अब तो नेताओं के घर गोली चलने लगी है। नेताओं के भाई और भतीजे पर अपराधियों ने रिवॉल्वर तान दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आम क्या और खास क्या, अपराधियों का खौफ पूरी तरीके से खौफ नहीं है यहाँ पर। और यही कारण है कि जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सुस्त है। बिल्कुल कुमार गौतम, जिस तरीके से जेल में छापेमारी की भी बात सामने आई थी, देखिए किस तरीके से पूर्व सांसद है आरजेडी के विजय कृष्ण, उनके पास से मोबाइल बरामद हो रहे हैं, तमाम कैदियों के पास से मोबाइल बरामद हो रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर डायरी में बकायदा नोट कराए जाते हैं, मोबाइल नंबर 20-20 मोबाइल नंबर एक ही डायरी में मिल रहे हैं। तो ये सब किसकी मिली भगत से हो रहा है, किसकी सह पर हो रहा है कि जेल में बंद है कैदी और वहां तक ये सारी चीजें पहुंच रही है? कौन पहुंचा रहा है? कोई बाहर का व्यक्ति तो पहुंचाएगा नहीं, आम जनता तो पहुंचाएगी नहीं, या फिर किसी दूसरी पार्टी के नेता जिस तरीके से आरोप लगते रहे वो भी नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर चीजें साफ समझ में आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन आज इतना ज्यादा ढुलमुल रवैये में चल रहा है, इतना ज्यादा
देखा जा रहा है कि अपराधियों के साथ घुलना मिलना शुरू हो चुका है पुलिस प्रशासन का, कि आम जनता के अब आंसू बहना शुरू हो चुके हैं कि अब उनको बचाएगा कौन, क्योंकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो भी ठीक तरीके से अब काम करना नहीं चाहते हैं, उनको भी सिर्फ अपनी कुर्सी का मोह रह गया है। दूसरी तरफ कुमार गौतम, देखा जाए पुलिस प्रशासन भी कुछ इसी तरीके से ही आराम फरमा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी है, महीने का वेतन तो मिल ही रहा है, अब इसमें जाता क्या है। बिल्कुल अंजलि, मैंने वही कहा कि सरकार ने जो अपने जो उनकी जो सैलरी है वो अच्छी हो गई है, पोशाक योजना के पैसे मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, रिवॉल्वर हथियार से लैस है, हाईटेक तरीके की भूकंप रोधी बिल्डिंगें बना कर दी गई है उनके लिए, कंप्यूटर, मतलब हर जो सुविधाएं जो पुलिस को चाहिए। पहले एक दौर था जब ये पटना पुलिस या बिहार की पुलिस कहती थी कि उनको गाड़ियों के लिए पेट्रोल नहीं मिलता है, उनकी गाड़ियां इतनी पुरानी है कि ठेल करके कैसे ले जाएंगे, हथियार इतने कमजोर होते थे कि फायर नहीं हो पाता था, कपड़े इतने, एक ही कपड़े को साल साल भर और 2-2 साल तक चलाना पड़ता था, खुद के पैसे से कपड़े खरीदने पड़ते थे, उनके जूते खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों के लिए पुलिस प्रशासन के इस विभाग के लिए गृह विभाग के को अलग से फंड दी जाती है ताकि वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहें। लेकिन अंजलि, जितना ही लोग कहते हैं ना कि जिसको जितना कर दीजिएगा वो उतना ही सुस्त हो जाएगा। बिल्कुल, अभी बिहार पुलिस का वही हाल है, जेल प्रशासन का वही हाल है। जेल प्रशासन में अभी तो सिर्फ एक, मतलब राजधानी पटना के बेउर जेल में छापेमारी हुई है और एक ही दिन में इतनी घटनाएं हो गई, तो आप अंदाजा लगाइए अगर एक साथ पूरे बिहार में छापेमारी हो तो आप जेल के अंदर की बहुत सारी चीजें मिलेगी, जेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। और जेल के अंदर से मोबाइल का मिलना, सोचिए जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां पर अपराधियों को कोई भी बाहर से संरक्षण या सुरक्षा संरक्षण नहीं मिल सकता, वो आदमी रंगदारी मांगता है, वो आदमी अकाउंट की बात करता है, वो सारे लोग बाहर के लोगों के संपर्क में है, यानी कि बाहर जो घटनाएं हो रही है उसके लिए अंदर से उसको हैंडल किया जा रहा है, वो उसकी गाइडलाइन अंदर से जेल के अंदर से हो रही है। तो आखिर जेल प्रशासन को इसका जवाब देना होगा कि आखिर किसकी नाकामी की वजह से मोबाइल अंदर जाते हैं, सिम अंदर जाते हैं, वो किन किन लोगों से मिलते हैं। जेल प्रशासन चाहे तो इसको मिनटों में निकाल सकता है, लेकिन चूंकि जेल प्रशासन इसी के सहारे उनकी ऊपरी आमदनी होती है, हर दिन मिलने वालों से पैसे लिए जाते हैं, अभी भी वो दौर खत्म नहीं हुआ है। अगर कोई अपराधी अंदर है या कोई व्यक्ति यदि सजा काट रहा है, उसके परिवार के लोग उसके अगर मिलने जाते हैं तो आज भी उनसे उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये बिल्कुल, कल्चर अभी बहुत बहुत खत्म नहीं हुआ। शुक्रिया तो कुमार चाहे गौतम जेल तमाम जानकारी के लिए। तो देखने की बात है कि पुलिस के पास तमाम चीजें मुहैया हो ही रही हैं, तमाम सुख सुविधाएं मिल ही रही हैं, तो अब ऐसे में करना क्या है, सिर्फ कुर्सी तोड़नी है बैठ के और अपराधियों को सह देनी है, साफ साफ तौर पर सह दी जा रही है, वरना इस तरीके से अपराधियों का आतंक बढ़ता नहीं बिहार में। और उधर बात झारखंड के बजट की। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में राज्य का 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में ना तो कोई नया टैक्स लगाया, ना ही पुराने कर में वृद्धि की गई। बजट मजदूरों और किसानों पर फोकस रहा और किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना आई तो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 31 रुपए बढ़ाई गई है। तो वहीं झारखंड विधानसभा में पेश किए गए बजट पर पक्ष और विपक्ष की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। जहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसे झारखंड की जरूरत वाला बजट बताया है, वहीं विपक्ष के विधायकों ने जनता से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। तो कुछ इस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए नजर आए हैं तमाम विपक्षी नेता। तो झारखंड सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है कि ये बजट आम जनता के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है और इस बजट में खास फोकस इन्हीं बातों पर रखा गया है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया जा रहा है, खास करके और
आदिवासी मूलवासी को नौकरी ना मिलने का मुद्दा उठाया जा रहा है। युवा विरोधी सरकार है, ये बातें कही जा रही हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है बजट आने के बाद से। हालांकि ये कोई नई बात नहीं और ये कोई पहली बार नहीं है जब बजट पेश हुआ हो, कोई भी सरकार रही हो, बजट पेश हुआ हो और उसका विरोध ना रहा हो। तो इस तरह से ये देखने को मिल रहा है, बजट पेश होने के बाद से उसका विरोध हो रहा है, चौतरफा विरोध हो रहा है। तमाम विपक्षी दल किस तरह से विरोध कर रहे हैं। हालांकि बजट चाहे जितना भी संतुलित हो, अच्छा हो या फिर उसमें खामियां ही क्यों ना हो, फिलहाल विरोध तो होता ही है, विपक्षियों के निशाने पर है, क्योंकि मौजूदा सरकार और विपक्षी अपना काम भली भांति कर रहे हैं। यहाँ पर तो बजट को लेकर के जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं कि बजट विरोधी बजट है, आम जनता के हित में नहीं है ये बजट, तो फिलहाल ये बजट तो आम जनता तक अब पहुंचने वाला है और ये आर्थिक सर्वेक्षण में ही सामने आएगा कि बजट जनता के लिए कैसा रहा। क्योंकि जिस तरीके से बजट के दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष का सामने आया था और ये साफ होता है कि किस तरह से बजट जो पेश किया जाता है उसका कितना प्रतिशत आम जनता तक पहुंच पाता है। और रांची से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, हम लगातार देख रहे हैं कि बजट जब से सामने आया है, पटल पर रखा गया है, तब से इसका विरोध जारी है। हालांकि देखिए राजीव जी, सरकार की ओर से बात बार बार कही जा रही है कि ये बजट आम जनता को फोकस में रख के बनाया गया है, मजदूरों को फोकस में रख के बनाया गया है, किसानों को फोकस में रख के बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है इसका विरोध। देखिए, झारखंड सरकार ने कल जो अपना बजट पेश किया है 91,277 करोड़ का, वो अगर पिछले बार के आप बजट देखें तो उससे राशि जो है वो कुछ अधिक है, यानी लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अधिक है। तो झारखंड सरकार का सोच है कि जिस तरह से कोरोना में नुकसान हुआ है, चाहे वो उद्योग धंधे का नुकसान हो या फिर अन्य चीज़ें जो भी नुकसान हुए उसकी भरपाई कैसे की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे की जाए, इसको देखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया। साथ ही साथ इस बजट में कुछ फंड भी एक्स्ट्रा रखे गए हैं ताकि ऋण लेने की जो नौबत आती है उसको ना ली जाए। कृषि पर फोकस करने की बात की गई है। साथ ही साथ जो कामगार हैं उनको कैसे मदद पहुंचाई जाए उसकी भी कोशिश की गई है। तो सरकार ने अपने अनुसार प्रावधान करके रखे हैं, जिसकी एक एक करके जिक्र जो है कल वित्त मंत्री ने सदन के अंदर भी कहा और प्रेस वालों से बात करते हुए इस बात का भी जिक्र किया था। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जो भी बजट बनाए गए हैं उसमें पूरी तरह चीज़ों का समावेश नहीं किया गया है और तमाम स्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ एक राशि निर्गत कर दी गई है और यही परिणाम होता है कि जो राशि निर्गत की जाती है वो राशि खर्च नहीं हुई है। क्योंकि आप देखेंगे पहले भी बजट सत्र की राशि जो है, बजट की राशि जो है पूरी तरह से अभी खर्च नहीं हुई है। तो विपक्ष का यही आरोप है कि सरकार कोई योजनाबद्ध तरीके से अगर किसी चीज़ के लिए राशि की जो आवंटन है वो नहीं करेगी तो उन योजनाओं पे काम नहीं होगा और योजनाओं पे काम नहीं होगा तो राशि खर्च नहीं होगी, और यही झारखंड में हो रहा है। हालांकि विपक्ष, ये सिर्फ बीजेपी का आरोप नहीं है, इससे पहले आप देखेंगे सरजू राय ने भी इस तरह का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि बजट जो तैयार किया जाता है उसका कोई औचित्य नहीं होता है, उसका कोई आधार नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बजट तैयार कर देना है, इस नाते बजट एक तैयार कर दिया जाता है। तो विपक्ष के साथ साथ अगर सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं, सरजू राय निर्दलीय विधायक हैं लेकिन सत्ता पक्ष के सहयोगी माने जाते हैं, और अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि तमाम चीज़ों का आकलन करे। विपक्ष ने तो सीधे तौर पे कहा है कि ये झूठ का पुलिंदा है और सिर्फ एक बिना कोई समावेश किए हुए एक पैसे का आवंटन कर दिया गया है। तो अब हालांकि राज्य सरकार के जितने भी मंत्री थे, विधायक थे, उन्होंने कहा है कि तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है, खासकर कोरोना का जो इफेक्ट था उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच मामले को लेकर राजनीति जारी है और चूंकि विधानसभा का सत्र लगातार चल रहा है, बजट पे चर्चा भी होनी है, तो ये अभी जो राजनीति हो रही है वो आगे भी देखने को मिलेगी। जी फिलहाल राजीव जी, देखने में क्या लग रहा है, कैसा है ये बजट? क्योंकि देखिए कोरोना काल में पहली बार ये झारखंड का बजट पेश हुआ है, तो ऐसे में तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही ये बजट बनाया गया है। और जैसा ये भी आरोप लग रहा है कि पिछली बार का बजट भी अभी पूरा खर्च नहीं हुआ है,
खुद आपने ये जानकारी दी कि सरयू राय भी कह रहे हैं कि विचार करना चाहिए सरकार को। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा है ये बजट? देखिए, बजट ओवरऑल देखें तो सरकार ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, चाहे किसानों की बात करें या फिर आप मोटिया मजदूर की बात करें या फिर अन्य वर्ग की बात करें। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, छूने की कोशिश की है हर क्लास को। लेकिन पेट्रोल डीजल पे जो लगातार राजनीति होती थी और सत्ता पक्ष के द्वारा केंद्र सरकार पे आरोप लगाया जाता है, भाजपा के द्वारा राज्य सरकार पे आरोप लगाया जाता है, तो उसमें राज्य सरकार को भी कुछ राहत देनी चाहिए थी। राज्य सरकार जो अपने टैक्सेस लेती है, वैट की राशि लेती है, उसमें अगर थोड़ी सी राहत देती तो यहाँ के लोगों को राहत मिल सकता था। लेकिन राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार की ओर देख रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में कहती है, जो भाजपा के लोग हैं। तो इस मामले में भी झारखंड के जनता को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी राहत मिलती तो जो महंगाई का बोझ है वो कुछ हद तक कम हो सकता था। लेकिन चूंकि राज्य सरकार पहले से ही पैसे के कमी होने का रोना रो रही है, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल पे जो राज्य सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता है उसमें कोई राहत नहीं दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। तो काफी हद तक राहत मिली भी और काफी हद तक नहीं भी मिली है। ये मिला जुला बजट कहा जा सकता है। कुछ तबकों को खास तौर पर ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, लेकिन फिलहाल विरोध तो जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।